सबकत ली जाती है। जी, आपने पॉइंट्स टेबल की पोजीशन मुलाहिजा की। अब देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो अब तक अपनी उम्दा कारकर्दगी के ज़रिए न सिर्फ ये कि शायकीन क्रिकेट की तवज्जो का मरकज़ बनने में कामयाब हुए, बल्कि उन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत सिलेक्टर्स की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल कराई है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में अगर हम कारकर्दगी का जायज़ा लें तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी अब तक सर फहरिस्त हैं। आइए आपको दिखाते हैं पहले पॉइंट्स टेबल की पोजीशंस। तेजी के साथ लाहौर कलंदर ने मकबूलियत हासिल की, अगरचे उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही इब्तदाई 3 PSL में, लेकिन उसी तेजी के साथ लाहौर कलंदर के मालिक फवाद राना भी लोगों में बेहद मकबूल हुए। फवाद राना अपनी टीम के हवाले से बड़े पुरज़्म हैं। जब लाहौर कलंदर की वो हौसला अफजाई के लिए खुसूसी तौर पर कतर से दुबई आए तो हमने फवाद राना से बात की। फवाद राना क्या कहते हैं और उन्होंने लाहौर कलंदर की फतह को किसे डेडिकेट किया, आइए देखते हैं कि फवाद राना ने क्या कहा। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के ओनर राना फवाद साहब। खिलाड़ियों की तरह बड़े पॉपुलर हैं। फवाद भाई, इस मरतबा तो काफ़ी आपकी जान में जान आई, जो टीम की परफॉर्मेंस थी गुज़िश्ता 3 PSL के मुकाबले में, तो आपके चेहरे से भी नुमाया है। जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम दे रही है, तवक्को रखें कि एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई करेंगे? इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज तो बहुत अच्छा खेले हैं। कोयटा से हमारा एक जिंक्स था कि हम बहुत हारे हैं कोयटा से, तो आज ज़रा मेरा दिल घबरा रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं लेट आया। उधर से फ़्लाइट मेरी लेट हो गई, तो मैच को इतना पूरा एंजॉय नहीं कर सका, लेकिन आखिरी लम्हों पे जीत इंपॉर्टेंट थी। और मैं आज की जीत अपने फ़ौजी नौजवानों को, अपने बहादुर गुजूर पाकिस्तानी फ़ौज के नाम डेडिकेट करता हूँ कि जिस बहादुरी से हमें फ़ख्र है और मुझे फ़ख्र है कि हम आराम से सोते हैं, पाकिस्तान पूरा आराम से सोता है। हमारे जवान फ़ौज, बहादुर फ़ौज, उस लड़ाई में हम उनके साथ हैं और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी देगा, जिस तरह अल्लाह ने आज हमें भी कामयाबी दी। अच्छा फवाद भाई, आपकी टीम ने कई यंगस्टर्स को मुतारिफ कराया। लाहौर कलंदर का डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू आउट द ईयर जारी रहता है। ऑफ द फील्ड बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोग करते रहते हैं। समझते हैं कि यंग टैलेंट को मुतारिफ कराने में जो आपका रोल है, उस रोल को आप किस निगाह से देखते हैं? मुझे बहुत खुशी होती है, बल्कि मैं सबको ये बता रहा था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अपनी फैमिली को भी कि आप हारिस रऊफ़ के साथ तस्वीर खिंचवा लो, तो वो बहुत शर्माता था। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान का सुपरस्टार होगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज गौहर अली खेला है, इस तरह हारिस रऊफ़ खेल रहा है, ये यंग बच्चे खेल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान की होप है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये लोग बड़े निखर के सामने आएंगे, टैलेंट उभरेगा और पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सके। आखिरी सवाल, AB डिविलियर्स को आप लेकर आए, एक बहुत बड़ा नाम। बदकिस्मती रही आपकी टीम की, 2 प्लेयर्स आपके अनफिट हो गए, मोहम्मद हफीज़ और ब्रेंडन टेलर। कैसे देखते हैं कि स्टार की मौजूदगी, और आप लोग तो कलंदर्स हैं, गाना भी आपने खुद ही गाया है लाहौर कलंदर का, एक स्टार की मौजूदगी कलंदर्स को कितना मोटिवेट करती है? बहुत ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा। आप देखें कि AB जिस तरह लेके चलता है, पूरी टीम को अपलिफ्ट किया उसने, पूरी टीम को। जब हफीज़ ज़ख्मी हुआ, जिस तरह उसने फिर वॉलंटियर किया, हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कैप्टनसी का। फिर कराची का मैच जिस तरह उसने लेके चला, और उसके बाद उसने जो ट्वीट की है, जो हम मुल्तान से जीते हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है कि उसने उसको उसके ऊपर हज़ारों हेट ट्वीट मिली है इंडिया से, लेकिन उसने हमें सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसकी वजह से जो नए यंगस्टर हैं, उनको एक बहुत ज़बरदस्त मौका मिला है कि पाकिस्तान को वो आगे लेके जा सकें और इतने बड़े प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें। थैंक यू। पाकिस्तान क्रिकेट में कई ख़ानदान ऐसे गुजरे हैं कि जो न सिर्फ उनके वालिद ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की टेस्ट क्रिकेट में, बल्कि उनके साहबजादे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में कामयाब हुए। 1952 में लखनऊ टेस्ट में पाकिस्तान के लिए पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने वाले नज़र मोहम्मद मरहूम के साहबजादे मुदस्सर नज़र इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं। मैन विद द गोल्डन आर्म। 1982 का लॉर्ड्स टेस्ट जब पाकिस्तान ने जीता तो मुदस्सर नज़र ने अपनी उम्दा बॉलिंग के जरिए पाकिस्तान की फतह में कलीदी किरदार अदा किया। इन दिनों मुदस्सर नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं। हमने उनसे बात की पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से, नौजवान टैलेंट के हवाले से, बहुत सी हमने उनसे बातें की। मुदस्सर नज़र ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं।
मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर और पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आजकल नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं, मुदस्सर नजर साहब, मैन विद द गोल्डन आर्म, जिन्होंने 1982 का लॉर्ड्स टेस्ट, अगर किसी को याद हो तो मुदस्सर भाई को कौन भूल सकता है। इनसे बात करते हैं, ये शारजा क्रिकेट स्टेडियम आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। मुदस्सर भाई, आपके जमाने की क्रिकेट और मौजूदा क्रिकेट में क्या फर्क महसूस करते हैं? ये ज़्यादा एंटरटेनिंग है, मज़ा आता है इसको देखने का, और थोड़ी फास्ट भी है। फिर फिटनेस का भी इसमें जो काफ़ी अमल दर रहा है, बच्चे जो आजकल खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट इन लीग्स में खेलते हैं, एक ज़्यादा फिट होते हैं, फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, और फिर डिफेंस की तरफ नहीं जाते हर बॉल पे। अगर हमारे ज़माने में कुछ होता तो ज़ाहिर बात है तो कहते थे हर बॉल पे 2 रन बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं यहाँ पे तो हर बॉल पे चौका छक्का मारने के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली भी लोगों को मज़ा आता है देखना। फिर क्योंकि बैट्समैन इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो बॉलर्स का जो स्किल लेवल है वो भी बेहतर होता जा रहा है। उनको भी पता है कि आउट करेंगे तो जान बचेगी, सिर्फ ये नहीं है रन रोकने, तो इस लिहाज से क्रिकेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। आप टेक्निकली बड़े साउंड थे, स्लोएस्ट सेंचुरी, और आप इतनी देर विकेट पर खड़े रहे। मौजूदा दौर के अगर बैट्समैनों को देखते हैं आप तो फर्क महसूस होता है आपको? बहुत महसूस होता है। ऑब्वियसली टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते जो पहले थे, पर हमारे ज़माने में ये भी था कि स्कूल क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी और फिर 3-3 दिन के मैचेस होते थे, कॉलेज के मैचेस भी, बोर्ड के मैचेस, फिर यूनिवर्सिटी के मैचेस, ये सारे लंबी इनिंग खेलने वाले होते, तो इनिंग बिल्ड करने की आदत होती थी, विकेट पे खड़ा रहने की आदत होती थी। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मुदस्सर भाई, अब पाकिस्तान की टीम की अगर हम बैटिंग की बात करें, यूनुस खान और मिसबाउल हक की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो थोड़ी वल्नरेबल हो गई है। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान शिकस्त से 2-4 हो रहा है। इसका तदारुक कैसे किया जाए? क्या हो सकता है? कौन रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकता है? क्या इसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान की जा सकती है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ए के काफ़ी सारे मैचेस भी डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्मेंस देते हैं उन पर काफ़ी तवज्जो दी जाए। इस दफ़ा पाकिस्तान वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट के 2 बड़े इंटरनेशनल इवेंट करवाए इन्होंने, जो इंग्लैंड लायंस के साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो ये खेले हैं, और सॉरी न्यूजीलैंड के साथ, तो उसमें 3-4 लड़कों ने काफ़ी परफॉर्मेंस दी थी। रिजवान आपके सामने ही है, फिर आबद अली एक लड़का मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आई थॉट ही वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकी, लेकिन इट्स गॉट एज ऑन हिज साइड। अगले सीजन में रन करते तो इंशाल्लाह जरूर आएगा पाकिस्तान टीम में। तो इस तरह के लड़के तो मौजूद हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंस दी है, पर आपको पता भी है कि डोमेस्टिक में आजकल रन करना इतना आसान नहीं है जो पहले हुआ करता था, तो इन जैसे लड़कों की जरूरत है हमें। फवाद आलम ने बड़े रन्स स्कोर किए एंड यू आर द डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी। 11,000 से ज्यादा रन्स, वो रन्स के अंबार लगाता है। आप नहीं समझते, आप खुद भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाए तो खिलाड़ी को उसका हक मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखें, फवाद मेरे पहले जो इनफैक्ट जो दूसरा टेन्योर था उसमें हम उसको केन्या लेके गए थे। उससे पहले तो हम घर करते थे जाने, फिर जब उनका नाम नहीं आया पाकिस्तान टीम में तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें केन्या ले जाएं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, वहाँ पे एक मैच में 300 रन भी किए थे, और मेरा तो ख्याल था वो जल्द पाकिस्तान टीम में आए, आ भी गए, श्रीलंका में जाकर सेंचुरी भी की। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई चक्कर हुआ कि उनका नाम आता नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक में रन करते हैं। मेरे ख्याल हमारे ज़माने शफीक पापा बहुत ज़्यादा स्कोर किया करते थे डोमेस्टिक में, वो लेकिन वो खेले भी पाकिस्तान के, थोड़े अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इनका ये तो आप कह नहीं सकते कि अनलकी नहीं रहे। अच्छा मुदस्सर भाई, अब आप इस क्रिकेट को देखते हैं, आप 70s में आपने टेस्ट क्रिकेट खेली, 82 के मैंने लॉर्ड्स टेस्ट की बात की। इस क्रिकेट में जो तेज हो गई है टेस्ट मैचेस में, आपकी क्या ओपिनियन है? बाज़ लोग कहते हैं कि अब टेस्ट मैच, आपके ज़माने में रेस्ट डे भी हुआ करता था टेस्ट मैचेस में, और 5 रोज़ा टेस्ट मैचेस होते थे। आप समझते हैं कि टेस्ट मैचेस अब 4 दिन के हो जाने चाहिए, या वही पुरानी रिवायती टेस्ट मैचेस जो 1877 से जब टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई तो पहले तो ड्यूरेशन भी नहीं होता था? आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं तो अभी भी देखें, मैं तीनों फॉर्मेट, बल्कि चौथा फॉर्मेट भी जो 10 का आ गया,
میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جس قسم کا فارمیٹ ہو, جس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے. میں کرکٹ کا ایک فین ہوں, تو مجھے تو ہر چیز کا مزہ آتا ہے. اس کے جو سارے ٹیکنیکل پہلو بھی ہوتے ہیں, پھر انجوائمنٹ کا بھی, میں ہر چیز انجوائے کرتا ہوں. ٹیسٹ کرکٹ از دی الٹیمیٹ ٹیسٹ. اگر وہ ختم ہو جاتی ہے, کچھ لوگ بات کرتے ہیں کرکٹ آنی نہیں, کرکٹ ختم ہو جائے گی پھر. تو یہ ضرور ہے کہ کرکٹ کو, ٹیسٹ کرکٹ کو ان سارے دوسرے فارمیٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ان سے پیسہ آتا ہے. اور پھر جو 10-10 کا اور 20-20 کا فارمیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی جگہ آپ نے انٹروڈکشن کرانی ہے کرکٹ کی, تو اس سے بہتر طریقہ کار کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ 20-20 ہونا شروع ہوگی. اس کی وجہ سے ایک میجر وجہ پاکستان کی بیٹنگ جو آج کل اتنی اسٹرانگ نہیں رہی, وہ کافی زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. انفیکٹ اکیڈمیز میں تو ہم نے 2016 تک ہیں, ہم نے 2020 کو ابالش ہی کر دیا. لیکن ایک اور چیز مدثر بھائی, آپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں. ناقدین یہ کہتے ہیں کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی ایک سفید ہاتھی ہے, پلیئرز پروڈیوس نہیں کر پا رہی. آپ جیسا رینون کرکٹر جو انگلش ماحول میں رہا اور جو فیئر بات کرتا ہے, وہ بھی اس نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر بن کر وہ رزلٹ نہیں دے پا رہا ہے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ نہیں, میں نہیں اتفاق کرتا, کیونکہ پہلے جو 2 ٹینیور سے بڑے سکسیسفل تھے, اس میں اگر آپ کو یاد ہو 2003 والی جب ورلڈ کپ میں سے کافی سارا سعید احمد, وسیم اکرم, وقار یونس, اس طرح کے لوگ جب گئے تو کچھ 6-7 پلیئر پاکستان کی ٹیم میں اکیڈمی کے سسٹم سے گئے تھے. پھر اس کے بعد جب دوسری دفعہ ورلڈ کپ کے بعد جب ٹیم میں کافی ساری تبدیلیاں ہوئی, اس میں بھی اکیڈمی سے بہت زیادہ لوگ گئے تھے اور بہت سارے 50 سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلے. اس دفعہ تھوڑا سا ضرور ہے اور پرابلم آ رہی ہے, کیونکہ پہلے جب میں آتا تھا تو میں کوئی بڑا بال تو نہیں بولا, لیکن یہ تھا کہ 2 سال کے اس کے بعد آیا تو میں بڑی جلدی سے لکھا پہ کر جاتا تھا لڑکے فرسٹ کلاس سے لے کے. اس دفعہ میں 7 سال کے بعد آیا ہوں. 7 سال اگر آپ اکیڈمی کے سسٹم کو بند رکھیں گے, یا مور اور لیس تھی لیکن صحیح طرح چل نہیں رہی تھی, تو یہ جب اس طرح کے لمبے جب سائیکل ٹوٹ جاتی ہے نا, تو اس کو بہت نقصان ہوتا ہے. اور اس کا نقصان اس وقت نظر آ رہا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ تو ریکور کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ کچھ آسان بات نہیں. آخری سوال, ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے بڑی بحث ہوتی ہے. آپ بھی ڈپارٹمنٹ کے کرکٹ سے آگے آئے اور پھر آپ پاکستانی ٹیم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کے رول کو اگر محدود کیا جائے گا تو اس سے پاکستان کرکٹ کو فائدے کے بجائے نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں, ڈپینڈز آن ویئر یو لوکنگ ایٹ اٹ فرام. اگر تو ڈپارٹمنٹ آتے ہیں کرکٹ میں رہتے ہیں اور یہ ریجنز کو اسپانسر کرتے ہیں اور عمل دخل ان کا کافی زیادہ ہوتا ہے اور بڑے پروفیشنل طریقے سے اگر یہ چلاتے ہیں, تو پھر تو نقصان نہیں ہونے والا. اور جو لڑکے جن کی روزی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں, اگر ان کو ریجن والے پیسے دیتے ہیں, ان کو زیادہ پیسے دیتے ہیں, کیونکہ اگر ریجن بھی پیسہ ڈالے گا اور ڈپارٹمنٹ بھی ڈالے گا تو پیسے زیادہ ہوں گے ریجنز کے پاس, تو لڑکوں کی صلاحیت بڑھ سکتی ہیں. پھر کچھ لوگ جو تھوڑے سے کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں, وہ کوچنگ میں آ سکتے ہیں, کچھ ریفریز بن سکتے ہیں. تو اگر تو ان کو ٹھیک طریقے سے لک آفٹر کیا گیا تو پھر لڑکوں کو نقصان نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ مدثر نظر, پاکستان کے فارمر ٹیسٹ بیٹسمین, نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.